अपनी बंदी का हाथ थामे वहां सीना चौड़ा करके चल रहा था। दूसरी तरफ राजधानी के शेन ग्रुप के सबसे ऊपरी माले के आलिशान ऑफिस में एकदम अंधेरा था। उस हारी हुई बीयू ने अपने कमरे की एक भी लाइट नहीं जलाई थी। वो नल्ली उस विशाल खिड़की के सामने बिल्कुल अकेली और एकदम उदास बुद्ध बनकर बैठी हुई थी। उस घने अंधेरे कमरे में सिर्फ सामने चल रही टीवी स्क्रीन की तेज रोशनी ही चमक रही थी। टीवी पर उस शानदार समारोह का सीधा लाइव प्रसारण चल रहा था और जैसे ही वहां मौजूद कैमरे ने मेरा और मेरी बंदी का एक क्लोजअप शॉट दिखाया तो जलभून कर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उधर स्टेज पर उस बड़े अवार्ड शो के फाइनल नतीजों का ऐलान कर दिया गया। इंसानी फितरत की गहराइयों को चीर कर रख देने वाली अपनी उस धांसू आर्ट फिल्म के दम पर मैंने सिस्टम फाड़ते हुए बेस्ट एक्टर का सबसे बड़ा ताज अपने नाम कर लिया था। जैसे ही हॉल में मेरा नाम गूंजा, वहां मौजूद पूरी की पूरी पब्लिक अपनी सीट से खड़े होकर जोर से तालियां पीटने लगी। उस स्पॉटलाइट के बीच में पूरे स्वैग से धीरे धीरे स्टेज पर पहुंचा। मैंने एंकर के हाथों से वो भारी भरकम ट्रॉफी अपने हाथ में ली और माइक पर आकर एक छोटी सी स्पीच दी जिसमें मैंने अपने डायरेक्टर और पूरी टीम का दिल से शुक्रिया किया। फिर मेरी नजर सामने नीचे बैठी मेरी बंदी पर जाकर टिक गई और मेरा सख्त लौंडा पिघल गया। मैंने कहा, आखिर में मैं अपनी सबसे खास और मेरी इकलौती जान सिंजी को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ। हर मुश्किल में मेरी ढाल बनने और मुझे लगातार हिम्मत देने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ये जीती हुई आधी ट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ तेरी है। कैमरा तुरंत घूमकर मेरी बंदी पर फोकस हो गया और उसने अपनी सीट से खड़े होकर सरेआम पूरे स्वैग से मुझे स्टेज पर एक प्यारा सा फ्लाइंग किस दे दिया। ये रोमांस देखकर उस जलभुन चुकी बीयू ने झट से टीवी बंद कर दिया और अंधेरे में बुरी तरह हाफते हुए पागलों की तरह खुद से बड़बड़ाने लगी। नहीं, मैं इस तरह बैठकर ये तमाशा नहीं देख सकती। मुझे अपनी जगह पाने के लिए कुछ बड़ा कांड करना ही होगा। उधर अवार्ड शो खत्म होने के बाद ऑफिशियल होटल में एक शानदार पार्टी रखी गई थी जो देर रात तक फुल टू धमाल के साथ चली। पार्टी खत्म करके मैं और मेरी बंदी अपने तमाम बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट्स की भीड़ के बीच घिरे हुए बातें करते हुए बेसमेंट की अंडरग्राउंड पार्किंग की तरफ अपनी गाड़ी लेने को बढ़े। लेकिन जैसे ही हम अपनी कार के पास पहुंचे, अचानक एक पिलर के पीछे से कोई परछाई लड़खड़ाते हुए बाहर निकली और एकदम से हमारा रास्ता रोककर खड़ी हो गई। सामने वो पनौती बीयू थी। उसने मेरी तरफ एकदम पागलों की तरह घूरते हुए कहा, फेंग शाओ, प्लीज मुझसे बात करो। सिर्फ 5 मिनट नहीं, बस 3 मिनट ही काफी होंगे मेरे लिए। बीयू, मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर भीख मांग रही हूँ। सच कह रही हूँ, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी झंड है, मैं मर ही जाऊंगी। ये पूरा तमाशा देखकर मेरी बंदी से रहा नहीं गया और उसने सामने आकर कड़क आवाज में कहा, बीयू, अपनी शक्ल देख तो प्यार की भीख मांगते हुए क्या क्लाउन बन चुकी है। सिंजी, अब होश में आ जा। फेंग शाओ अब मेरे साथ है और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। प्लीज अब उसकी सेट जिंदगी में फालतू पनौती मत लगा। बीयू, खुशी की बात करती है, तुझे क्या हक है उसे खुश रखने का? तू जानती ही क्या है उसके बारे में? तुझे पता भी है कि सर्दियों में सोते वक्त उसे ठंड से बहुत ज्यादा डर लगता रहता है बीयू, और वो रात को चुपके से रजाई खींच लेता है। तुझे खबर है कि उसे तीखा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, फिर भी दबाकर खाता है और बाद में जलन शांत करने के लिए ठंडा बर्फीला पानी पीता है। बस बहुत बकवास कर ली तूने। मैंने बीच में ही उसकी बात काटते हुए एकदम कड़क आवाज में कहा, बीयू, अब इस मुर्दे उखाड़ने वाली बीते हुए कल को मत खींच। हमारे बीच का खेल बरसों पहले ही खत्म हो चुका है। खत्म नहीं हुआ, ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? बीयू ने एकदम पागलों की तरह चीखते हुए मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी शेरनी बंदी ने फौरन बीच में आकर उसे पीछे धकेल दिया। हमारी जोरदार बहस और भसड़ के बीच किसी का भी ध्यान पार्किंग के गेट की तरफ नहीं गया, जहां से एक काली सेडान गाड़ी अचानक तेज रफ्तार में अंदर घुसी। ऐसा लग रहा था कि या तो ड्राइवर टून है या गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है। वो पागल बेकाबू कार लहराते हुए सीधे हमारी तरफ साक्षात मौत बनकर झपटी। तभी अचानक मेरी बंदी ने सबसे पहले खतरा भांप लिया और एकदम जोर से चीखते हुए चिल्लाई, फेंग शाओ पीछे हटो। लेकिन एक बंदा उससे भी ज्यादा तेज निकला, इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता। शिनबुयू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और मुझे जो एकदम किनारे पर खड़ा था धक्का देकर वहां से दूर हटा दिया, और वो खुद झटके की वजह से सीधे उस बेकाबू गाड़ी के एकदम सामने आ गई और खुद को बचा नहीं पाई। मेरा तो सच में फ्यूज उड़ गया था कि ये क्या हुआ बे। एक बहुत ही जोरदार धमाके जैसी भयानक आवाज आई और उसका शरीर हवा में किसी कटी हुई पतंग की तरह बुरी तरह उछल गया। मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। टकराकर वो हवा में उड़ी। अस्पताल के इमरजेंसी रूम की बत्ती पूरी रात जलती रही। मैं और शांग शिंजी बाहर उस बेंच पर बस चुपचाप बैठकर इंतजार ही करते रह गए। हम कॉरिडोर में परेशान बैठे थे। फिर आखिरकार इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला। डॉक्टर साहब एकदम थके हुए बाहर आए और उन्होंने हमारी तरफ देखकर हमको उसकी असली हालत के बारे में बताया। डॉक्टर बोले, उसकी चोटें सच में बहुत ज्यादा गंभीर हैं। शरीर में कई जगह हड्डियां टूटी हैं और अंदरूनी खून भी बह रहा है, लेकिन पूरी जान लगाकर बचाव करने के बाद अब हालात थोड़े से काबू में। वो फिलहाल सीधे खतरे से बाहर आ गई है और उसे निगरानी के लिए आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं है, इसलिए उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। मैंने राहत की सांस तो ली, लेकिन मेरा दिल अभी भी अंदर से बहुत भारी महसूस कर रहा था यार। वो टेंशन खत्म ही नहीं हो रही थी। आईसीयू के बाहर एक और दिन और रात बिना सोए गुजारने के बाद आखिरकार शिनबुयू की हालत स्थिर हो गई और मुझे थोड़ा सा चैन मिला। फिर उसे एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और जब मैं उसे देखने के लिए अंदर गया तो शांग शिंजी भी मेरे साथ ही अंदर मौजूद थी, मुझे सहारा देने। शिनबुयू अस्पताल के एकदम सफेद बिस्तर पर पड़ी थी और उसके शरीर में हर तरफ तरह तरह की कई अजीब नलियां घुसी हुई थी। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था और वो इतनी कमजोर हो गई थी कि पहचान में नहीं आ रही थी। लेकिन मुझे कमरे में घुसते देखते ही उसकी आंखों में एकदम से चमक आ गई। उसने पूरी ताकत लगाकर कुछ बोलने की कोशिश की। वो बोली, फांग शू, और तभी शांग शिंजी ने मेरा कंधा थपथपाया और मुझे एक शांत सा इशारा करके समझाया कि वो मेरा बाहर इंतजार करेगी। फिर उसने बहुत समझदारी दिखाते हुए मेरे पीछे से कमरे का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। मैं चलकर उसके बिस्तर के पास गया और वहां रखी कुर्सी पर बैठ गया। मैंने कहा, डॉक्टर ने बताया है कि तुम फिलहाल खतरे से बाहर हो। शिनबुयू बड़ी लालची नजरों से मेरे चेहरे को घूरती रही और उसने बहुत ज्यादा मुश्किल से अपना वो हाथ ऊपर उठाया जिसमें सुई नहीं लगी थी। वो मुझे छूना चाहती थी, लेकिन जब उसने मेरी आंखों में वो साफ दूरी और रूखापन देखा तो उसने बेबस होकर अपना हाथ वापस नीचे गिरा दिया। वो बोली, मुझे माफ कर दो फांग शू। फिर वो अटक अटक कर अपने दिल की बात बाहर निकालने लगी। उसने अपनी सारी फीलिंग्स मुझे बतानी शुरू कर दी और बताया कि शुरू में फांग शुन ने उसे बेवकूफ बनाया और बाद में उसे अपने सच्चे प्यार का एहसास हुआ, लेकिन फिर भी वो अपने घमंड और जिद की वजह से उस बात को कभी मानना नहीं चाहती थी। और मुझे खोने के बाद उसे कितना दर्द और पछतावा हुआ। उसने बार बार मुझसे माफी मांगी और बार बार अपने प्यार का इजहार किया। अपने सारे गुरूर और इज्जत को किनारे रखकर उसने एकदम गिड़गिड़ाते हुए मुझसे भीख मांगी कि फांग शू, मैं जानती हूँ कि मैं 1000 बार मरने के ही लायक हूँ, लेकिन मुझे बस एक और आखिरी मौका दे दो। प्लीज मुझे अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे हर एक कमी को पूरा करने का मौका दे दो। तुम्हारे बिना मेरे जीने या मरने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। मैं एकदम चुपचाप बिना उसे बीच में टोके बस उसकी सारी बातें सुनता रहा जब तक कि वो पूरी तरह से थक नहीं गई और उसकी आवाज धीमी
नहीं पड़ गई और धीरे धीरे गायब नहीं हो गई। सिर्फ तभी मैंने आराम से अपना मुंह खोला और बहुत ही शांत आवाज में उससे ये बोला, शिनबुयू, इस बार तूने खुद को दांव पर लगाकर जो मेरी जान बचाई है ना, उसके लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी इस जीवनदान वाली मेहरबानी को मैं हमेशा याद रखूंगा और कभी नहीं भूलूंगा। ये सुनते ही शिनबुयू की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जागी, लेकिन मेरी अगली ही बात ने उसकी उस छोटी सी उम्मीद को पूरी तरह से कुचल दिया। मैंने कहा, पर प्यार कोई एहसान नहीं है और ये कोई पछतावा तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे बीच तो सब कुछ बहुत पहले ही खत्म हो गया था, जब तूने फांग शुंग के लिए अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल करके मुझे जेल भिजवाया था, जिससे मुझे बेहिसाब टॉर्चर सहना पड़ा। और हर बार जब भी तूने सिर्फ और सिर्फ उस पर भरोसा किया था और बिना सोचे समझे मुझे बहुत दर्द दिया हमारे बीच, तो उस सबसे पहले ही सब कुछ टूट चुका था। शिनबुयू, अब हम दोनों इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। बस इतना कहने के बाद मैं तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बिना उसे दोबारा देखे मुड़कर सीधा उस अस्पताल के दरवाजे की तरफ चला। बढ़ गया दरवाजे के बाहर शांग शिंजी वहीं खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं चलकर सीधे उसके पास गया और बहुत ही प्यार से आराम से उसका वो हाथ कसकर पकड़ लिया। फिर बिना एक बार भी पीछे मुड़कर देखे मैं वहां से बाहर निकल गया। शिनबुयू अस्पताल के उस बिस्तर पर पड़ी, बस लगातार उस एकदम खाली दरवाजे को घूरती रही और मुझे इस तरह पक्के इरादे से दूर जाते देखकर उसके आंसू अपने आप बहने लगे। वक्त बहुत तेजी से गुजरा और एक साल बीत गया। इस साल मेरे करियर ने एकदम नई ऊंचाइयों को छुआ। मैंने दुनिया के एक बहुत ही टॉप और मशहूर इंटरनेशनल डायरेक्टर की एक जबरदस्त नई फिल्म में काम शुरू किया। ये सच में एक बवाल और ऐतिहासिक फिल्म थी, जिसमें मैंने युद्ध के बीच अपने उसूलों पर टिके रहने वाले एक बहुत दमदार आदमी का किरदार निभाया था। मेरी एक्टिंग एकदम कड़क थी और वो सबको अंदर तक रुला देने वाली थी। फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े और ऊंचे माने जाने वाले अवार्ड शो में जब उन्होंने बेस्ट एक्टर के लिए स्टेज पर मेरा नाम पुकारा, तो वहां बैठी पूरी भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी। मैं एकदम शांति से उठा और शांग शिंजी को कसकर गले लगा लिया। वो मेरे बिल्कुल बगल में बैठी थी और इमोशनल होने की वजह से उसकी आंखें एकदम लाल थी। फिर मैं दुनिया भर में देखे जा रहे उस स्टेज की तरफ चल पड़ा। उन तेज लाइट्स के नीचे खड़े होकर मैंने सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान वाली ट्रॉफी अपने हाथों में मजबूती से पकड़ी और फिर मैंने अपनी वो स्पीच दी, जिसमें मैंने अपनी पूरी टीम को और अपने परिवार और उन सभी खास दोस्तों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। और फिर सबसे आखिर में मैंने सामने बैठी उस अकेली लड़की की तरफ देखकर कहा कि मैं ये सबसे बड़ा सम्मान अपनी प्यारी सी मंगेतर शांग शिंजी के नाम करना चाहता हूँ, जिसने मुझे हमेशा ये सिखाया है कि सच्चा प्यार इतना ज्यादा खूबसूरत हो सकता है और तुमने ही मुझे खुद को एक और बेहतर इंसान बनाने की हिम्मत दी। मिशन, मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी में सिर्फ तुम्हारे साथ और तुम्हारे रास्ते कदम पर चलने का इंतजार कर रहा हूँ। इसके तुरंत बाद कैमरा सीधे शांग शिंजी के खूबसूरत चेहरे पर फोकस हो गया। वो पहले से ही अपनी जगह खड़ी थी और उसने स्टेज पर खड़े मेरे लिए प्यार से आई लव यू का इशारा किया। ठीक एक हफ्ते बाद एक प्राइवेट जगह पर बहुत सादी लेकिन प्यारी शादी हुई, जिसमें सिर्फ हमारे सबसे करीबी परिवार वाले और कुछ खास दोस्तों को बुलाया गया था। वहाँ धूप, हरी घास, फूल और सफेद पर्दा था। मैंने अपने डिजाइनर दोस्त का बनाया एकदम सिंपल लेकिन क्लासी सूट पहना था और मैंने बड़े प्यार से अपनी शांग शिंजी की बाहों में मैंने वो शानदार सूट पहना था, जिसे मेरे एक बहुत ही खास दोस्त और बेहतरीन डिजाइनर ने सिर्फ मेरे लिए अपने खुद के हाथों से तैयार किया था। मैं बड़े प्यार से शांग शिंजी की बाहों में बांह डालकर फूलों की पंखुड़ियों से ढके हुए उस खूबसूरत रास्ते पर आगे बढ़ा। हमारी इस शादी के कार्ड कुछ पुराने और गुजरे हुए लोगों को भी भेजे गए थे, जिन शिन कॉर्पोरेशन के सबसे ऊपर वाले बड़े से ऑफिस में शिनबुयू उस कांच की बड़ी सी खिड़की के सामने एकदम चुपचाप खड़ी थी और नीचे उस भीड़ भाड़ वाले शहर को घूर रही थी। वो पहले से काफी ज्यादा पतली लग रही थी। उसकी टेबल पर हमारी शादी का वो खूबसूरत कार्ड बिना छुए बिल्कुल वैसा ही रखा था। शादी वाले दिन वो हमारी शादी में बिल्कुल नहीं आई। वो बस उसी पुराने ऑफिस में गई जहां हमने कई सारे बवाल किए थे। तभी अचानक से फोन की स्क्रीन चमक उठी। वो एक अनजान नंबर से आया हुआ मैसेज था, जिसमें कुछ लिखा नहीं था, बस एक फोटो थी। उस फोटो में मैं एक बहुत ही शानदार सा सूट पहने हुए तेज धूप में खड़ा था और पूरी खुशी के साथ कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ ही सेकंड बाद एक और नया मैसेज आया, जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, शिनबुयू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और मैंने खुद को भी अब आजाद कर लिया है। अपना ख्याल रखना शिनबुयू। वो बिना पलक झपकाए बस लगातार उस फोटो और उन शब्दों को देखती रही। उसका दिल किसी भारी चीज से टकराने जैसा दर्द महसूस कर रहा था। उसने अपने कांपते हुए हाथों से उस फोन की स्क्रीन को छुआ और मेरी खुशी भरी मुस्कान पर हाथ फेरा और आखिरकार उसके आंसू बेकाबू होकर बहुत ही बुरी तरह से बह निकले। मोटे आंसुओं की बूंदें सीधे फोन की स्क्रीन पर गिरने लगी। वो एक ही वक्त पर किसी पागलों की तरह रो रही थी और जोर जोर से हंस भी स्क्रीन पर टपकने लगी। वो एकदम उसी पल किसी पागलों की तरह जोर जोर से रो भी रही थी और साथ ही साथ बहुत बुरी तरह हंस भी रही थी। और फिर एकदम आखिर में हार कर उस पागल लड़की ने अपने उस फोन को अपनी छाती से बहुत ही कसकर एकदम मजबूती से हमेशा के लिए चिपका लिया और बस वहीं बैठकर तड़पती रही।